पहला प्रश्न पूछा गया था मेरे मित्रों आपका सीटेट पेपर 2 जूनियर लेवल का शिफ्ट 1 में 8 फरवरी 2026 यानी कि आज के डेट का पेपर हुआ है। उसमें पहला प्रश्न सीडीपी बाल विकास मनोविज्ञान पूछा गया है कि यदि बच्चों के शारीरिक विकास में देरी होती है तो उनका सामाजिक और भावनात्मक विकास प्रभावित होता है। कारण कह रहा है कि बच्चों के विकास में विकासात्मक निरंतरता है। सही विकल्प का चुनाव करिए। यहाँ इस पहले नंबर के प्रश्न में आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर मेरे मित्रों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे ए कथन सही इसलिए हो रहा है क्योंकि विकास के सभी क्षेत्र शारीरिक, सामाजिक या संवेगात्मक ये आपस में जुड़े होते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप की वजह से। तो कारण भी सही है कि विकास निरंतर होता है, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। लेकिन निरंतरता यह व्याख्या नहीं करती है कि शारीरिक विकास सामाजिक विकास को क्यों प्रभावित करता है। यह जो है अंतः संबंध के सिद्धांत के कारण होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं कर रहा है। आगे नेक्स्ट आपका सेकंड क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास। तो जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास जो है वह किसी के स्कीमा को बदलकर पर्यावरण के अनुकूलन की प्रक्रिया है। सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। लेकिन क्यों सही होगा? व्याख्या सुनिए, एक्सप्लेनेशन इसका देख लीजिए। देखिए, जीन विकास अनुकूलन यानी कि एडाप्टेशन की प्रक्रिया है जिसमें कि समावेशन और समायोजन यानी कि एसिमिलेशन और एकोमोडेशन इन दोनों के माध्यम से इस स्कीमा में बदलाव किया जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर 4 चौथा जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा दूसरे नंबर के प्रश्न में। आगे तीसरा प्रश्न पूछा गया है कि अभिकथन ए कह रहा है कि शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच सहयोग, समूह कार्य और अंतःक्रिया करने से बचना चाहिए। कारण आर दे रहा है कि सीखना एक निष्क्रिय प्रक्रिया है जो कि रटने और नकल करने के माध्यम से सबसे प्रभावी ढंग से होता है। सही विकल्प का चुनाव करना है। तो यहाँ दोस्तों आपका 3 नंबर के इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ए और आर दोनों कथन जो है वो आपके गलत होंगे। कैसे गलत होंगे ध्यान दीजिए। देखिए, अभिकथन ए गलत इसलिए होगा क्योंकि आधुनिक शिक्षा शास्त्र जो है ये आधुनिक शिक्षा शास्त्र में सहयोग और समूह कार्य को बढ़ावा दिया जाता है, रोका नहीं जाता है। और कारण आर भी गलत होगा क्योंकि सीखना एक सक्रिय प्रक्रिया है, न कि निष्क्रिय या रटने वाली। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है 3 नंबर के प्रश्न में चौथा विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला चौथा प्रश्न पूछा गया है कि किशोरावस्था के दौरान लंबाई और वजन में बढ़त जो आमतौर पर यौन परिपक्वता से पहले होती है क्या कहलाती है? तो इसको बोलते हैं आपका वृद्धि में तेजी। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा, ग्रोथ स्पर्ट। क्योंकि किशोरावस्था में यौन परिपक्वता यानी कि प्यूबर्टी से ठीक पहले ऊंचाई और वजन में जो अचानक और तीव्र वृद्धि होती है उसे ग्रोथ स्पर्ट कहा जाता है, यानी कि वृद्धि में तेजी। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे पहला 4 नंबर के प्रश्न पहला विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला पांचवा प्रश्न पूछा गया है कि अभिकथन कह रहा है कि मतभेदों के बारे में बात करते समय उन अभिव्यक्ति का उपयोग करना चाहिए जो व्यक्ति को आगे रखती है बजाय उनके अंतर को, जैसे विकलांग छात्र के बजाय छात्र जो विकलांग है। कारण आर दे रहा है कि विभिन्न आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थियों के बारे में बात करते समय हम जिस भाषा का उपयोग करते हैं वह परिप्रेक्ष्य और दृष्टिकोण को दर्शाती है। तो वह किसको दर्शाती है मेरे मित्रों? वह दर्शाती है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और ए की आर जो है वो बिल्कुल सही व्याख्या कर रहा है। कैसे कर रहा है? क्योंकि देखिए, पर्सन फर्स्ट लैंग्वेज यानी कि जैसे छात्र जो विकलांग है इसका उपयोग करना बेहतर है क्योंकि यह व्यक्ति को उसकी अक्षमता से पहले रखता है। कारण आर सही व्याख्या करता है क्योंकि भाषा हमारे दृष्टिकोण को आकार देती है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे 5 नंबर के प्रश्न पहला विकल्प सही हो जाएगा। आगे नेक्स्ट 6 नंबर पे अगला प्रश्न पूछा गया है कि अभिकथन ए माध्यमिक विद्यालयों के बच्चों को दैनिक साप्ताहिक आधार पर अपनी भावनाओं के बारे में लिखने और उन पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। कारण आर दे रहा है कि अपनी भावनाओं को समझना एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जो क्रिया को सुसाधित करती है। सही विकल्प चुनिए। यहाँ 6 नंबर के प्रश्न में आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और ए की आर जो है बिल्कुल सही व्याख्या कर रहा है। कैसे कर रहा है? देखिए, भावनाओं के बारे में लिखना संवेगात्मक नियम में मदद करता है। कारण आर सही है क्योंकि अपनी भावनाओं को समझना मेटाकॉग्निज्म यानी कि कॉग्निटिव प्रोसेस ही हमें सही क्रिया करने में
सक्षम बनाता है। तो यहाँ पे ए और आर दोनों कथन जो है सही है और ए और आर की जो है बिल्कुल सही व्याख्या कर रहा है। आगे 7वां प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की एक प्रभावी युक्ति नहीं है। तो प्रभावी युक्ति जो नहीं होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, प्रासंगिक जानकारी को अनदेखा करना। क्योंकि समस्या समाधान में पैटर्न पहचानना और तर्क का उपयोग करना प्रभावी है, लेकिन प्रासंगिक जानकारी को अनदेखा करना समस्या समाधान में बाधा डालता है, इसलिए यह प्रभावी नहीं होगा। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला 8वां प्रश्न पूछा गया है कि पियाजे के अनुसार जब बच्चे निगमन के बारे में सोचकर और उन्हें अपने दिमाग में परीक्षण करके सामान्यीकरण और मानसिक परीक्षण और प्रयत्न त्रुटि विधि में संलग्न होने में सक्षम होने के बिंदु तक पहुंच जाते हैं, तो वे किस अवस्था में होते हैं। तो वो होते हैं आपका ऑप्शन नंबर 4, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। कैसे? देखिए, जिन पियाजे के अनुसार अमूर्त सोच, परिकल्पना निर्माण यानी कि हाइपोथेसिस और मानसिक परीक्षण मेंटल ट्रायल और एरर, ये सब औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी कि 11 से ऊपर 11 वर्ष से ऊपर के जो बच्चे होते हैं उनकी विशेषता होती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला 9 नंबर पे जो प्रश्न पूछा गया है कि विद्यार्थी कुशलतापूर्वक और सार्थक तरीके से तब सीखते हैं जब, तो सार्थक तरीके से तब सीखते हैं जब उनकी प्रतिक्रियाओं और व्यक्तिपरक अनुभवों पर ध्यान दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। लेकिन क्यों सही होगा? देखिए, रचनावादी कक्षा यानी कि कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में बच्चों के अनुभवों को महत्व देने से सीखना सार्थक होता है। जानकारी के टुकड़ों या असफलता के डर से सीखना कभी भी प्रभावी नहीं होगा। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे 9 नंबर के प्रश्न में चौथा विकल्प सही हो जाएगा। आगे 10वां प्रश्न है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार बहुत छोटे बच्चों की नैतिक तर्क शक्ति किस नैतिकता के इर्द गिर्द घूमती है। तो ये घूमता है आपका अहंकार की नैतिकता पर, एथिक्स ऑफ ईगोसेंट्रिज्म। क्योंकि कोहलबर्ग के पूर्व पारंपरिक स्तर यानी कि प्री कन्वेंशनल लेवल में बच्चे छोटे बच्चे जो है वो आत्म केंद्रित ईगोसेंट्रिक होते हैं। उनका नैतिक तर्क मेरे लिए इसमें क्या है या दंड से बचने पर आधारित होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर पहला जो है वो अहंकार की नैतिकता करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला 11वां प्रश्न पूछा गया है कि अभिकथन ए विविधता और समावेशन द्वारा शिक्षण और अधिगम में सुधार होता है। कारण आर दे रहा है कि विविध परिस्थितियों में संवाद में संलग्न होना बच्चों की समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की क्षमता में बाधा डालता है। सही विकल्प चुनिए। यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, ए सही है लेकिन आर गलत है। ए सही है, आर गलत है। कैसे? देखिए, यहाँ विविधता यानी कि डाइवर्सिटी सीखने में सुधार करती है, तो ए सही होगा। लेकिन कारण आर गलत है क्योंकि विभिन्नताओं पर संवाद करने से समालोचनात्मक चिंतन बढ़ता है, बाधित नहीं होता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर आपका गलत हो जाएगा। आगे 12वां प्रश्न पूछा गया है कि कक्षा में शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी शिक्षण रणनीतियां हैं। विभेदित निर्देश, मानकीकृत पाठचर्या, व्यक्तिगत शिक्षा योजनाएं। तो यहाँ 12 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ए और सी, ए और सी, बी गलत होगा। कैसे? देखिए, विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभेदित निर्देश, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन और व्यक्तिगत शिक्षा योजना प्रभावी है। मानकीकृत पाठचर्या कठोर होती है और विविध बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं होगी कभी भी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 ए और सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 13वां प्रश्न पूछा गया है कि संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार क्या होना चाहिए। पहला विकल्प सही हो जाएगा, बच्चों में दुनिया को समझने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार। क्योंकि देखिए, कंस्ट्रक्टिविस्ट यानी कि संरचनावादी यह मानते हैं कि बच्चे ज्ञान के सक्रिय निर्माता हैं और वे स्वाभाविक रूप से दुनिया का अर्थ निकालने का प्रयास करते हैं। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे 13 नंबर के प्रश्न में करेक्ट हो जाएगा। अगला 14वां प्रश्न पूछा गया है कि प्रभावी समस्या समाधान के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली 2 प्रभावी रणनीतियाँ कौन सी होंगी। तो ये रणनीतियाँ कौन सी होंगी? तो ये होंगी आपका पहला स्वानुभविक और कलन विधि। क्यों? क्योंकि अनुभवजन्य नियम और स्टेप बाय स्टेप यानी कि चरण दर चरण विधि
समस्या समाधान की सही रणनीतियाँ हैं, और कार्यात्मक स्थिरता क्या है, एक बाधा है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर पहला जो है स्वानुभाविक और करण विधि करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। आगे 15वां प्रश्न पूछा गया है। 15वां प्रश्न पूछा गया है कि 15वां प्रश्न पूछा गया है कि एक शिक्षिका एक पाठ की समझ के लिए अलग अलग स्तर पर विद्यार्थियों के एक समूह के लिए एक पाठ योजना तैयार कर रही है। ले वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार इस पाठ योजना को बनाते समय शिक्षिका को निम्नलिखित में से किस बात पर विचार करना चाहिए। तो यहाँ इसमें आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। शिक्षिका को प्रत्येक विद्यार्थी के समझ के वर्तमान स्तर को ध्यान में रखते हुए उन्हें अगले स्तर तक पहुंचने में मदद करने के लिए उचित सहायता प्रदान करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने ZPD यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यह जो नियम है, ये आपका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी कि स्कैफोल्डिंग, वाइगोत्स्की का जो स्कैफोल्डिंग का सिद्धांत है इस पर यह आधारित है। क्योंकि जहाँ शिक्षक जो है स्कैफोल्डिंग में, जहाँ शिक्षक बच्चे के स्तर के अनुसार थोड़ा सा हिंट देता है, क्यों देता है यानी कि सहायता प्रदान करता है, उसको हम ZPD बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 16वां प्रश्न पूछा गया है कि पढ़ने में प्रवाह की कमी, शब्दों का प्रत्यावर्तन, अन्य मनस्कता की प्रवृत्ति जैसे विशिष्ट लक्षण किसकी पहचान के लक्षण हैं। तो ये किसके लक्षण है दोस्तों? तो ये लक्षण है आपके पठन वैकल्यता के। क्योंकि पढ़ने में प्रवाह की कमी, शब्दों को उल्टा देखना या पलटना और ध्यान भटकना, ये सब डिस्लेक्सिया के उदाहरण है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका पहला पठन वैकल्यता करेक्ट हो जाएगा। अगला 17वां प्रश्न है कि विद्यार्थी एक ऐसे वातावरण में सीखने के लिए अधिक अभिप्रेरित महसूस करते हैं जो सुनिश्चित करता है। तो यह आपका सुनिश्चित करता है, ऑप्शन नंबर सेकंड से हो जाएगा, ए और डी। अर्थात अब्राहम मैस्लो जो मनोवैज्ञानिक हैं उनके अनुसार और सामान्य मनोविज्ञान में बच्चे तब सीखते हैं जब वे सुरक्षित यानी कि सेफ्टी महसूस करते हैं और उन्हें लगता है कि वे कक्षा का हिस्सा हैं, यानी कि आपका वो क्लास में उनको तवज्जो दी जा रही है, उनके अंदर अपनापन की भावना होती है। जब भी डर और अस्वीकृति आएगा तो सीखने को वो क्या करेगा, रोकेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड आपका ए और डी करेक्ट हो जाएगा। आगे 18वां प्रश्न पूछा गया है कि रूढ़िवादी शिक्षा से प्रगतिशील शिक्षा की ओर बढ़ने के लिए किसकी सहायता है, किसकी आवश्यकता है? तो यह है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, प्रदर्शन उन्मुख लक्ष्य के स्थान पर दक्षता उन्मुख लक्ष्य बनाना। क्यों? क्योंकि प्रगतिशील शिक्षा का उद्देश्य केवल अच्छे नंबर लाना नहीं है, बल्कि विषय में महारत या समझ या दक्षता हासिल करना होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 19वां प्रश्न है कि नई जानकारी सीखते समय बच्चों के लिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे विषय वस्तु को समझते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक सहायक रणनीति है। सहायक रणनीति हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला, ए और बी। क्यों? क्योंकि समझ सुनिश्चित करने के लिए फिर से पढ़ना और प्रश्न पूछना, यह स्पष्टीकरण की क्या है, स्पष्टीकरण मांगना, यानी कि मेटाकॉग्निटिव रणनीतियाँ हैं। नाटक करना या गलत अर्थ गढ़ना, ये सब क्या है, ये सहायक नहीं होते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर पहला से हो जाएगा ए और बी। 19 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन नंबर पहला विकल्प यानी कि ये वाला। आगे 20वां प्रश्न पूछा गया है कि एक शिक्षक को ऐसे कक्षा वातावरण का निर्माण करना चाहिए जहां छात्रों को सीखने की अभिप्रेरणा मुख्य रूप से किस पर केंद्रित हो। यहाँ ऑप्शन नंबर थर्ड से हो जाएगा, सीखने की प्रक्रिया को समझने व उसकी सराहना करने पर। देखिए, आंतरिक अभिप्रेरणा तब बढ़ती है जब ध्यान सीखने की प्रक्रिया और आनंद पर हो, न कि प्रतिस्पर्धा या शर्म से बचने पर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। आगे 21वां प्रश्न पूछा गया है कि कहानियों और किताबों में पुरुष पात्रों को अक्सर ताकतवर और साहसी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जबकि महिला पात्रों को स्नेही और संवेदनशील के रूप में दिखाया जाता है। कारण आर दे रहा है कि स्कूल और पाठचर्या जेंडर भूमिका पहचान को प्रभावित करते हैं, क्योंकि वे द्वितीयक समाजीकरण के शक्तिशाली माध्यम हैं। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की बिल्कुल सही व्याख्या कर रहा है। क्योंकि कहानियों में जेंडर स्टीरियोटाइप होते हैं, ये बिल्कुल सही है।
और स्कूल और मीडिया द्वितीयक समाजीकरण के एजेंट हैं जो इन पहचानों को प्रभावित करते हैं, इसलिए यह प्रभाव पड़ता है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की बिल्कुल सही व्याख्या कर रहा है। आगे 22वां प्रश्न है, अभिकथन एक है कि पठन वैकल्य से जूझ रहे बच्चों को ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में परेशानी होती है, जिससे शब्दों को डिकोड करना मुश्किल हो जाता है। सभी बच्चों को उनकी रुचि और क्षमता के क्षेत्र में प्रोत्साहित किए जाने से लाभ होगा। सही विकल्प को चुनिए। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सेकंड से हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। कैसे नहीं करता है, देखिए डिस्लेक्सिया में ध्वन्यात्मक समस्या होती है, ये कथन जो है बिल्कुल सही है। कारण क्यों गलत हो, कारण भी सही होगा। क्यों? क्योंकि प्रोत्साहन सभी बच्चों के लिए अच्छा है, तो आर भी सही है, लेकिन प्रोत्साहन देना डिस्लेक्सिया का कारण या वैज्ञानिक व्याख्या नहीं है, इसलिए यह सही स्पष्टीकरण नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सेकंड ए और आर दोनों सही तो हैं, लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। अगला 23वां प्रश्न है कि समाजीकरण की प्रक्रिया में समकक्षियों की क्या भूमिका है। तो समकक्षियों की जो भूमिका होती है वो बचपन की तुलना में किशोरावस्था के दौरान समकक्षियों का समाजीकरण पर अधिक प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, क्योंकि किशोरावस्था में पीयर ग्रुप यानी कि दोस्तों का प्रभाव माता पिता से अधिक हो जाता है, जबकि बचपन में परिवार प्राथमिक होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 24वां प्रश्न है कि सीखने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो सीखने के बारे में जो संपर्क सही नहीं होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, सामाजिक संपर्क सीखने में बाधा डालता है। देखिए यह कथन जो है तीसरा बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि वाइगोत्स्की और आधुनिक सिद्धांतों के अनुसार सामाजिक संपर्क सीखने का मुख्य आधार है, बाधा नहीं है, और यहाँ पे नहीं पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे 25वां प्रश्न पूछा गया है कि सीखने के संरचनावादी उपागम के अनुसार सीखना तब सुगम होता है जब, तो सीखना तब सुगम होता है जब गतिविधियां परस्पर संवादात्मक और सहयोगी होती हैं। देखिए संरचनावाद सक्रिय भागीदारी, सहयोग और सामाजिक अंतःक्रिया पर जोर देता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। 26वां प्रश्न पूछा गया है कि अभिकथन ए, हालांकि लंबाई और शारीरिक संरचना मुख्य रूप से विरासत में मिली विशेषताएं हैं, अच्छे पोषण और व्यायाम से भी इनमें फर्क पड़ता है। कारण कह रहा है कि आनुवंशिकता और पर्यावरण की परस्पर अंतःक्रिया का विकास पर प्रभाव पड़ता है। 26 नंबर के प्रश्न आपका ऑप्शन में पहला सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और ए की आर बिल्कुल सही व्याख्या कर रहा है, पहला विकल्प सही हो जाएगा। कैसे सही होगा, देखिए ऊंचाई यानी कि हाइट जो है यह जीन्स यानी कि हेरिडिटी से तय होता है, लेकिन पोषण जो है इन्वायरमेंट उसे प्रभावित करता है। तो ए आपका सही है और यह आनुवंशिकता और पर्यावरण की अंतःक्रिया का ही परिणाम है। तो आर भी जो है वो सही व्याख्या कर रहा है। तो आपका ए और आर दोनों सही है और ए की आर जो है वो सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे 27वां प्रश्न है कि एक समावेशी कक्षा में अनुकूलन किसमें किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 ए बी सी डी, अधिगम के लक्ष्य में और शिक्षण अधिगम की रणनीतियों में, सहायता के प्रावधान में और मूल्यांकन में। देखिए समावेशी कक्षा में पाठ्यचर्या, शिक्षण विधि, मूल्यांकन और सहायता सभी में अनुकूलन किया जाना चाहिए ताकि हर बच्चे की जरूरत को पूरा किया जा सके। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे ए बी सी डी करेक्ट हो जाएगा। 28वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी अक्षमता संवेदी बाधिता के अंतर्गत नहीं आती है। तो ये नहीं आता है आपका लेखन वैकल्य, ऑप्शन नंबर सेकंड डिस्ग्राफिया, क्योंकि संवेदी बाधिता सेंसरी इंपेयरमेंट, इसका मतलब है कि इंद्रियों यानी कि आंख कान में दोष होना। डिस्ग्राफिया एक अधिगम अक्षमता है जो लिखने से संबंधित होती है, या कोई संवेदी दोष नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 29वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 आकलन में क्या बदलाव करने की सिफारिश करता है। तो ये करता है स्व मूल्यांकन और सहकर्मी मूल्यांकन को शामिल करने की। NEP 2020 सीखने के लिए आकलन पर जोर देती है और 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड की बात करती है, जिसमें कि सेल्फ और पीयर असेसमेंट शामिल होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे 30वां प्रश्न पूछा गया है बाल विकास मनोविज्ञान में, लास्ट प्रश्न होगा आपका बाल विकास मनोविज्ञान में, कि लेव वाइगोत्स्की के विचारों का पालन करते हुए एक शिक्षक ने उन छात्रों को सुझाव और संकेत देने का फैसला किया जो किसी समस्या पर अटके हुए थे और उन्हें उस समस्या को फिर से हल करने का प्रयास करने का मौका दिया। ऐसा करके शिक्षक किस प्रकार की अवधारणा का अभ्यास करा रहा है।
तो ये करा रहा है आपका आलंबन का, ऑप्शन नंबर 4 स्कैफोल्डिंग। वाइगोत्स्की के अनुसार जब बच्चा अटक जाए तो उसे संकेत यानी कि थोड़ा सा हिंट या क्यू देना या अस्थाई मदद करना, इसको हम पाड़ या आलंबन या स्कैफोल्डिंग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 आलंबन करेक्ट हो जाएगा।